नमस्कार दोस्तों सभी को। और आज है दिनांक 28 मार्च 2026। बहुत दिनों के बाद मैं अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्चाई मैं आपको बताने जाऊँगा। उस सच्चाई से आज के नौजवान युवा बिल्कुल रूबरू नहीं है। आज का नौजवान युवा, जिसमें चाहे मैं ही क्यों ना सम्मिलित हूँ, एक बहुत सारी समस्याओं से परेशान है। हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मैं स्पेशल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो ईएसबी में जितने भी घोटाले हो रहे हैं, जैसे आबकारी में घोटाला हुआ, उसके बाद अभी एमपी पुलिस में घोटाला हुआ, तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मुख्यमंत्री जी, आप जहां कहीं भी हैं, ये आप तक मेरा वीडियो पहुँचे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा, आज सभी युवा लगभग सरकारी भर्तियों के इंतज़ार में अपनी समय और अपनी जवानी को खपा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि जो मध्य प्रदेश में ईएसबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। आपसे ये निवेदन है कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं, इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, क्या उनका हाथ है? अगर नहीं है तो फिर ये घोटाले क्यों हो रहे हैं? चलिए मान लीजिए कि ये घोटाले होते हैं, तो फिर आप ऐसी एजेंसी को एग्ज़ाम करवाने के लिए अप्लाई करने के लिए क्यों कहते हैं, जो सस्ती होती हैं और जिनके सर्वर क्रैश हो जाते हैं, जिनके सर्वर लिंक हो जाते हैं, जिनके सर्वरों से डायरेक्ट सीधे ऑनलाइन पेपर शेयरिंग का कार्य होता है। तो जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी नेता हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम हर 5 साल में बीजेपी की सरकार, यानी डबल इंजन वाली सरकार को हम क्यों चुनते हैं, कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए कुछ सोचा जाएगा। लेकिन सोचने की बजाय युवाओं को सिर्फ एक आश्वासन का बम्बू दे दिया जाता है, या यूँ कहे कि युवाओं को सिर्फ सांत्वना दे दी जाती है। हाल फिलहाल में बात करें हम एमपी पुलिस की, तो एमपी पुलिस की एग्ज़ाम जो अभी ईएसबी ने कंडक्ट करवाई, उसमें न्यूज़ में आया कि 14 व्यक्तियों पर ईएसबी ने कार्रवाई की। तो मेरा सरकार से एक सवाल है, मेरा सरकार से ये सवाल है कि अगर आपने अभी सिर्फ 14 पे कार्रवाई की, जैसे कि दैनिक भास्कर में स्पेशल लिखा था कि एआई की तकनीक से ये सिस्टम पकड़ा गया कि 14 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने नकल की और बाहर बैठे किसी बाहरी व्यक्ति ने उनकी मदद की और मात्र 20 मिनट में उन्होंने पेपर सोल्व करा। तो सर, मेरा ये निवेदन है कि ये तो सिर्फ 14 व्यक्ति है, ऐसे 96, 95, 93, 92, 90 वाले भी तो हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ छेड़छाड़ी करके इस तरीके से। और सबसे पहले उन सेंटरों पर बैन क्यों नहीं किया जाता जिन सेंटरों पर ऐसी हरकतें होती हैं। आरक्षण के नाम पर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, कुल मिला के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा ये निवेदन है कि मध्य प्रदेश का युवा जो 87% 87 प्लस 13% यानी 100%, इसका जो एक शेड्यूल बनाया है, ये शेड्यूल मेरे आज तक समझ में नहीं आया। सरकार जब कमलनाथ जी की आई, उन्होंने एक कानून पारित किया कि भैया हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। जब उन्होंने ये बयान दिया, तो क्या उनको नहीं पता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सख्त आदेश है कि भैया 50% से आरक्षण किसे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। जो EWS यानी गरीब परिवार की श्रेणी में आते हैं, जिनको 10% आरक्षण 2019 में प्रोवाइड किया गया, वो सिर्फ इस कैटेगरी से अलग रखा गया। यानी सीधा सा है, अगर मान लीजिए 13% आरक्षण अगर ओबीसी को और यानी 14 में 13 और प्लस किया जाए, तो ये 27% आरक्षण होता है। तो ये आरक्षण 27% होता है, तो ये सीधा 50 से प्लस कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने ये इस तरह का बयान दिया, तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया।
चुनाव जीत गए, उसके बाद फिर कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद फिर बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार ने भी एक सांत्वना दी कि भैया हमने ओबीसी वालों को कर दिया है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आ रहा है। अब कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि भैया ऐसे हमें कुछ ठोस सबूत दो जिससे हम आप ये साबित कर सको कि भैया आरक्षण देना क्यों जरूरी है। तो सरकार अभी तक इस बात को प्रूव क्यों नहीं कर पाई है? क्यों नहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट को आदेश में बताया उन्होंने कि भैया इस तरीके की समस्याएं हैं ओबीसी वालों के साथ, ओबीसीयों में जातियां बहुत ज़्यादा है जो कि एसटी एससी में भी नहीं है, इस तरह की और भी बहुत सारी समस्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे क्यों नहीं रखी? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिटर्न हाई कोर्ट यानी जबलपुर हाई कोर्ट में रिटर्न किया, तो जबलपुर हाई कोर्ट का कर्तव्य है कि 3 महीने के अंदर डिसीजन दे। अभी तक 2023-24-25 की जितनी भी भर्तियां हैं वो सभी अभी तक रुकी हुई होल्ड है। अब होगा क्या? देखिए, अगर मान लीजिए कि आरक्षण दे भी देते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट ओबीसी वालों को हो जाएगा। अगर मान लीजिए ओबीसी वालों को आरक्षण दे दिया, मध्य प्रदेश में 20% आरक्षण एसटी वालों को, 16% एससी वालों को और 14% ओबीसी वालों को। अगर मान लीजिए कोर्ट ने निर्णय एक पक्ष ओबीसी के पक्ष में सुना दिया तो एसटी एससी वाले चले जाएंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने बहुत सारे लोगों ने स्टे लगा रखी है कि भैया इनको आरक्षण इतना क्यों मिल रहा है। और दूसरी चीज़ कि अगर मिल भी गया तो फिर ये पहुंच जाएंगे और फिर रोक लगेगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस मामले में असमंजस में पड़ा हुआ है कि हम डिसीजन दें या ना दें। अगर मुझे इस बारे में अगर कोई पूछे कि भैया क्या आरक्षण के मामले में फैसला ओबीसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि मैं खुद एक ओबीसी कैटेगरी का विद्यार्थी हूँ, तो मैं साफ कहूँगा कि ये जो डिसीजन है ये ओबीसी के पक्ष में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ एक सांत्वना दी जा रही है। क्योंकि अगर ओबीसी के पक्ष में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1992 इंदिरा साहनी बनाम केस में साफ कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह रखा है कि भैया किसी भी कैटेगरी को 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये कानून बनेगा कैसे? सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार सिर्फ वोट लेना जानती है। वोट उनको दे दो, वो सिर्फ क्या है, किसानों को किसान सम्मान निधि पकड़ा देगी, किसान कल्याण योजना पकड़ा देगी, महिलाओं को लाडली बहना पकड़ा देगी, जो कि एक छोटी छोटी जो सिर्फ सांत्वना है। उनका फोकस युवाओं के रोजगार पे नहीं है। युवाओं को रोजगार चाहिए। मोहन यादव जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि युवाओं को रोजगार दो। युवाओं को रोजगार में आप बोलते हो कि हमने एमपी पुलिस की 7,500 वैकेंसियां निकलाई। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी हम समझ लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए कि आपने 10,000 वैकेंसी निकाली। अब 10,000 में महिलाओं को आपने आरक्षण दे दिया 33 या 35%। अब 33 या 35% में महिला सीटें कितनी ले जाएगी? मान लीजिए कि महिलाएं मान लो 3,300 सीटें तो महिला की होगी। अब बची कितनी? अब बची मान लो 6,700 सीटें बची। अब 6,700 सीटों में क्या होगा? 6,700 सीटों में अब मैं इसको भी कैटेगरी डिवाइड कर देता हूं। अब मान लीजिए कि मोटा अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 10,000 सीट अगर एमपी पुलिस में निकली है, तो 10,000 में से 30% मान लो कि मोटा 30% अपन कर लेते हैं। 30 से ज़्यादा ही देती है आरक्षण महिलाओं को, 3,000 पोस्टें महिलाओं की निकल गई। अब 20% आरक्षण एसटी वालों को। अब एसटी वालों की कम से कम 2,000 पोस्ट निकल गई। अब आते हैं हम एससी वालों में। एससी वालों की 1,600 पोस्ट निकल गई। अब जनरल वालों की तो अलग ही है। फिर अब मान लेते हैं हम आते हैं ओबीसी वालों के वर्ग में। ओबीसी वालों को 14% यानी 1,400 पोस्ट, उसमें भी आप होमगार्ड वालों को भी डाल रहे हो, एक्स सर्विसमैन वालों को भी डाल रहे हो। तो आप खुद देखो सर कि कितनी पोस्ट बची है ओबीसी के बच्चों के लिए फाइट करने में। जनरल कैटेगरी तो भूल ही जाओ, ओबीसी में भी इतनी कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी कास्ट आपने इंक्लूड कर दी है, जिसकी वजह से ओबीसी के बच्चे कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहे। 75, 73, 72 नंबर लाने के बाद भी 13% में चले जाते हैं। चलिए ठीक है, आपने 13% में डाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस बंदे का फिजिकल कंप्लीट है 100 में से 90, 80, इन 100, 90, 80 नंबरों में से भी मेरा ये निवेदन है कि इन नंबरों में से भी उसका सिलेक्शन सिर्फ उसी आधार पे होता है। ये परसेंटेज का नया लेके आए, परसेंटाइल्स, उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन लेके आए। मतलब ये अलग अलग तरीके से जो आप व्यापम वाले या फिर जो कहें ईएसबी, हमारी जो अलग अलग तरीके, जो बचने के तरीके निकल के आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार चुनाव में जब चुनाव करवाती है तो चुनाव में 1% भी फर्जीवाड़े नहीं होते। जब भी सरकारी एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, तो सर इनमें इतने फर्जीवाड़े क्यों होते हैं? और क्यों ऐसी कंपनियों को टेंडर दिया जाता है जो
पहले से ही दूसरी राज्यों में बैन हैं। हम आपके द्वारा ही जो दी रखी है, एपटेक कंपनी की बात कर लेते हैं सर। एपटेक कंपनी जो है हमारी, एपटेक कंपनी दिल्ली में विवादों में घिरी हुई है, झारखंड में विवादों में घिरी हुई है, हमारी जम्मू कश्मीर में भी फिर विवादों में घिरी हुई है। तो सर थोड़े से रुपए बचाने के खातिर आप युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हम आपसे दिल से निवेदन करते हैं। मैं खुद एक ओबीसी का विद्यार्थी हूँ, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ सर, एक आपसे नम्र निवेदन है कि सर ये वीडियो जो भी व्यक्ति मेरा देखे आप तक ज़रूर पहुँच जाए। मेरा निवेदन है कि सर किसी भी तरीके से इस तरीके की जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, अब आपको सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आने वाले समय में हमारा वोट आपको नहीं जाएगा। सर हम साफ बोल रहे हैं, आपको क्लियर बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं कि सर जो गरीब बच्चा है, जो मेहनत करके पढ़ता है, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठता है और जॉब करता है, जॉब करने के बाद पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद भी जब उसके नंबर नहीं आते हैं और कोई ऐसा बंदा जो 20 लाख, 40 लाख, 45 लाख में सीटें ले जाता है, सर आपसे निवेदन है कि सर आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। स्पेशल हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, सर आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योगी सरकार जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल टाइट नियम कर दिए हैं। वहाँ पे फर्जीवाड़े करने के खिलाफ उनके घर पे बुलडोजर चल जाते हैं, और जो पेमेंट, जो रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाता है। तो वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, सब डरते हैं सर। तो आप भी ऐसा एक्शन लेना चालू कर दो, क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम में जितने भी फर्जीवाड़े करवा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों, ये जो अधिकारी बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। अगर इनका हाथ नहीं होता तो आज इस तरीके के फर्जीवाड़े नहीं होते। और थोड़ा सा हाथ जोड़ के ये निवेदन है आपसे सर कि आपको क्या करना है, आपको टीसीएस कंपनी को टेंडर देना चाहिए। थोड़े रुपए बचाने के लिए बजट के बारे में मत सोचिए। अगर आप टीसीएस को कंप्लीट दोगे, टीसीएस को अगर आप टेंडर दोगे सर, तो टीसीएस कंपनी क्या करेगी, ऐसे चुनिंदा सेंटरों को चुनेगी जहां पर फर्जीवाड़े होने का चांस शून्य रहता है। अब यह एपटेक कंपनी छोटे छोटे सेंटरों को चुन लेती है और वहां से आसानी से ये लोग फर्जीवाड़े करते हैं, और जो मेहनत करता है उस बच्चे के कम नंबर आते हैं। और जिनको अभी आप पटवारी की सर बात कर लीजिए, पटवारी में भी ऐसे ऐसे टॉपर आए हैं जिनको देश की मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता है, उनको नाम लिखना नहीं आ रहा है, उसके बाद भी वो टॉप कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है तो बता रहे हैं कि आप, उनसे ये पूछा गया कि आपका इससे भी पहले कोई भर्ती थी, तो उन्होंने बोला कि एसएससी में मैं वेटिंग हूँ, जबकि आज तक का रिकॉर्ड है कि एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती। तो सर मेरा यही निवेदन है कि मध्य प्रदेश के युवाओं की, सारे युवाओं की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर जितने भी बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके माता पिता इतने पैसे नहीं कमा सकते हैं सर, उनके लिए, उन सभी की तरफ से मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया टीसीएस को टेंडर दीजिए सर। अगर मैं आप को चैलेंज कर रहा हूं सर कि अगर आपने टीसीएस को टेंडर दिया तो ये जितने फर्जीवाड़े हो रहे हैं और ये सर्वर क्रैश हो रहे हैं, पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही हैं, बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद रहा पेपर लीक की समस्या, तो आप तुरंत एक्शन लीजिए। आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ सरकार है, आपकी सरकार कुछ भी कर सकती है सर। आप कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा के इनको जेल में डलवाइए, जो भी फर्जीवाड़े में शामिल है। क्योंकि सर ये तो ऑलरेडी सैलरी तो कमा ही रहे हैं, सैलरी कमाने के साथ साथ ऑलरेडी ये क्या करते हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य बन जाता है, इनका भी भविष्य बन जाता है। और हम गरीब बच्चे, हमारा क्या होगा? हम 8-9 हज़ार 10 हज़ार में बस ज़िंदगी भर नौकरी करते रहें, 10-12 हज़ार में, और हमारे कोई सपने भी पूरे ना हो। और मान लीजिए कि हम अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की कर रहे हैं, वन रक्षक की कर रहे हैं, जेल पहरी की कर रहे हैं, तो सर हम गलत क्या कर रहे हैं ये बताइए। क्या हम अपना अच्छा भविष्य का सपना नहीं देख सकते? क्या हम सिर्फ युवा इसीलिए बने हैं कि सिर्फ हम आपको वोट देते रहे हर 5 साल में, और वोट देने के बाद आपकी सरकार बनाते रहे? पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 230 में विधानसभा सीटें जीत रहे हैं, 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, 11 में से 11 राज्यसभा सीटें में भी आप आ रहे हैं। तो हम आप पे भरोसा करते हैं और आप
आप पे भरोसा करने का हमारा एक लक्ष्य है, ये है कि हाँ आप कहीं ना कहीं हमारी इन चीज़ों में मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ गुमराह किया जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा। आपकी सरकार बस बोलती है कि हमने दे दिया है भैया आरक्षण, अब कोर्ट का निर्णय आएगा। तो सर कोर्ट का, जब सरकार को ये पता है कि ये सारी चीज़ें, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं ना, आपको सब पता है कि भैया कोर्ट का डिसीजन कैसे आ जाएगा हमारे ओबीसी के फेवर में। अगर आ जाएगा तो फिर एसटी एससी जनरल वाले भी तो करेंगे, स्टे लगाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे भैया ये 27% आरक्षण कैसे हो रहा है। तो सर सोचने वाली बात ये है कि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हर बार ओबीसी कैटेगरी के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, विकास के नाम पे आप वोट मत लीजिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए सर, क्योंकि गरीब का बच्चा है कोई, जैसे मान लो 72% 73 नंबर ला के अगर वो 13% में अटका पड़ा हुआ है तो उसका भविष्य क्या है। वो बस इसी आस में जी रहा है सर कि कहीं ना कहीं मेरी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छे दिन आएंगे और नौकरी लगेगी तो मैं अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ ऐसा भविष्य बना सकूँगा। लेकिन ये संभव सिर्फ नौकरी से इसलिए होगा, बिजनेस में तो कोई ये रखा ही नहीं आपने। लोन लेने जाते हैं, लोन रिजेक्ट हो रहे हैं। आप बोल रहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए, 17 चक्कर तो बैंक वाले लगवाते, और बेरोजगारों को लोन देगा कौन, क्या कैटेगरी से लोन मिलेगा सर ये बताइए। मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थियों की तरफ से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, कम से कम आप इतना करिए कि ये फर्जीवाड़े ना हो सर। अगर फर्जीवाड़े नहीं होंगे तो मैं कह रहा हूँ कि हकदार को उसकी सीट ज़रूर मिलेगी, जो उसका असली हकदार है। सर ये रिश्वतखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचारी से ऐसे अयोग्य लोग शासन प्रशासन में चले जाते हैं जिनको नियम कानून कुछ नहीं पता है, और वो फिर जाके फिर वहाँ पे भी गलत करते हैं सर। मान लीजिए कि कोई ऐसा पुलिस वाला जो रिश्वत दे के भर्ती हो गया, मान लो ऐसा विद्यार्थी जो रिश्वत दे के और अयोग्य व्यक्ति चला गया और योग्य व्यक्ति बाहर बैठा है। अब जैसे सपोज देन कर लीजिए कि जिन व्यक्तियों को नाम लिखना नहीं आ रहा, कुछ नियम कानून उनको पता नहीं है, अगर उन्होंने रिश्वत दे के अगर उन्होंने सीट ले ली, जैसा कि अभी 14 लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी ईएसबी और उनके खिलाफ एक्शन लेगी, तो सर ये लोग कौन हैं, ये कैसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और ये किस तरीके से हो रहा है। जिस जिन सेंटरों पे ये फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, उनके खिलाफ अगर आप सख्त कानून बनाएंगे, एक्शन लेंगे, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो बिल्कुल 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 आपका सपोर्ट करेंगे सर, और आपकी सरकार फिर से आएगी। परंतु कम से कम मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ ये धोखाधड़ी मत करिए और ऐसे नियम्स, ऐसे रूल्स लेके आइए जिससे युवा कम से कम ये ना कहे कि भैया ईएसबी घोटालों का गढ़ बन गया है, ईएसबी फर्जीवाड़े बन। इससे होता है क्या है सर, इससे गरीब बच्चों का आत्मविश्वास टूटता है। अब गरीब बच्चा सोचता है कि भैया 80 नंबर ले आया, 75 नंबर ले आया, 90 नंबर ले आया। अगर मान लो किसी के 80 नंबर है और कोई फर्जीवाड़ा व्यक्ति पैसे देके सीधे 90 नंबर कर लिए, तो सर ये देखिए ना 20 मिनट में पेपर सोल्व हो गया, तो कैसे हो गया ये, मुझे ये समझ में नहीं आई। तो कहीं ना कहीं मेरा यही निवेदन है, जो भी व्यक्ति, आज मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो भी स्टूडेंट और गर्ल्स बॉयज़ मेरा ये वीडियो देखेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है फोकस स्टूडेंट, तो बहुत दिनों के बाद मैं अभी अपना वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इतने गरीब बच्चे हैं सर जिनके पास स्कूल या कोचिंग की फ़ीस भरने के पैसे नहीं है। वो लाइब्रेरी में जाके 400 रुपये महीना दे के बेचारे पढ़ाई भी करते हैं और जॉब भी करते हैं इस उम्मीद में कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। बस मेरा ये निवेदन है कि आप फर्जीवाड़े रोकें, उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है सर। फर्जीवाड़े हो के फर्जीवाड़े कर करके लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, आप किस तरीके से इनको रोकोगे। आप देखिए ना, आए दिन कल की न्यूज़ में सूचना आई कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो पूर्व विधायक थे उन्होंने जांच करने की मांग करी, तो सर कहीं ना कहीं इनको रोका क्यों जा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और ये कार्रवाई करने का कारण क्यों नहीं है आपके पास। कार्रवाई करोगे, एक्शन लोगे, फुल फाड़ एक्शन लोगे, इनके घर बुलडोजर से निस्तनाबूद करोगे तो इनको पता चलेगा कि भैया रिश्वत लेना होता क्या है। हम अगर रिश्वत लेंगे तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है, हम तो जाएंगे जेल में, हमारा पीछे हमारा परिवार, हमारे माँ बाप सब जेल में जाएंगे। तो सर प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक, कोई भी व्यक्ति अगर ये मेरा वीडियो देखता है, इसे आगे से आगे शेयर करें
और सरकार की आंखें खोलने के लिए सरकार को ज़रूर बताएं कि सर जिस तरीके से हम सुनते हैं मध्य प्रदेश सरकार जो हमेशा किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि बोलती है भैया हम किसान सम्मान निधि डाल रहे हैं, किसान कल्याण योजना डाल रहे हैं, लाडली बहना योजना डाल रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना हम लेके आए केंद्र सरकार में, मोदी जी बोलते हैं, और बोलते हैं हम किरण प्रतिभा योजना लेके आए, और बोलते हैं गाँव की बेटी योजना लेके आए, और बोलते हैं हम लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। तो सर युवाओं के लिए कोई योजना है? हाथ जोड़ के पूछता हूँ मैं आपसे कि हमारे युवाओं के लिए भी कोई ऐसी योजना, हमें तो योजना की ज़रूरत नहीं है सर, हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे लिए आप कोई योजना मत निकालिए, बस हमारे लिए बस इतना कर दीजिए। सर मोहन यादव सरकार से निवेदन है, डबल इंजन सरकार से निवेदन है, बीजेपी के सरकार से निवेदन है, मेरे परिवार में 7 सदस्य हम सब बीजेपी को वोट डालते हैं। सर आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि आप ये घोटाले जो होते हैं इस पर सख्त कानून बनाइए और सख्त एक्शन लीजिए जिससे गरीब बच्चों को सीट मिल पाए। मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे एग्जाम में नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत मुझे तब होती है जब ये गलत तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करके सीट ले लेते हैं सर, उससे मुझे दिक्कत है। अगर मान लीजिए ये मेरे पेपर में 70 नंबर आए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये 13% और 87% का जो मामला आपने फंसा रखा है इसमें लाखों युवाओं का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। युवा इस इंतज़ार में आपका अपनी परीक्षा इंतज़ार करता है कि भैया एग्ज़ाम आएगी और हम रिजल्ट आएगा, और मैं जितने भी युवा हैं मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप 13% के फैसले में अगर फंसे हुए हो तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, क्योंकि सिर्फ इसमें भविष्य बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बस यही है कि मेहनत करते रहो, जितने भी स्टूडेंट हैं और युवा हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेहनत करते रहो और इतने नंबर लाओ कि आपको 13% के फेयर में फंसना ना पड़े, क्योंकि सरकार का डिसीजन जब तक आएगा तब तक आपकी एज ओवर हो चुकी होगी और फिर बाद में फिर नया नियम लेके आ जाएंगे और बोलेंगे कि भैया आपकी तो ओवर एज हो गई, अब आपको वैकेंसी में जो है आपको नियुक्ति नहीं मिल सकती है। तो सरकार कुछ भी कर सकती है, मैं सरकार के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि कम से कम युवाओं के लिए सोचिए। बीजेपी सरकार से मेरा निवेदन है कि युवाओं के लिए इतना तो करिए, कम से कम ये फर्जीवाड़े तो रुकवाइए। अगर फर्जीवाड़े रुकेंगे तो युवा अपनी योग्यता के हिसाब से ऑलरेडी सीट ले लेगा। अब युवाओं के मन में एक डर बैठ गया है कि इतने फर्जीवाड़े हो रहे हैं और उस पर कोई रोक ही नहीं हो रही है। 13-14 इंसान पकड़े, और भी बहुत सारे। पिछली बार जो 2023-24 की जो वैकेंसी निकली थी एमपी पुलिस की, उसमें आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, ये करवा लिया, वो मतलब क्या है ये सर। आपसे निवेदन है कि किसी भी तरीके से इस फर्जीवाड़ों पर सख्त कानून बनाइए। मुझे पता है कि कहीं भी आप होंगे, अगर मेरा वीडियो आप तक जाएगा तो आप इस चीज़ पे एक्शन ज़रूर लेंगे। और मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, तो आपसे निवेदन है कि आप भी इन चीज़ों में ध्यान करिए, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है युवाओं की तरफ, और युवाओं को मतलब एक वोट देने का माध्यम बना दिया है इन्होंने। सिर्फ युवा तो वोट देंगे, फिर हमें क्रांतिकारी बनने पे मजबूर मत करिए सर। अगर हम क्रांतिकारी बन गए तो आपके लिए फिर दिक्कत होगी, फिर आप हमें लट मारेंगे, हमें भगाएंगे कि भैया तुम तो आंदोलन कर रहे हो, तुम तो सरकार के खिलाफ़ जा रहे हो, तुम तो सरकार के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम तो नियम तोड़ रहे हो, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो। हमें दुनिया भर के नियम बता के पुलिस वाले इतने लठ मारेंगे और बोलेंगे कि भैया यार तुम तो आंदोलन कर रहे हो, तुम तो हिंसा कर रहे हो, तुम लोगों को भड़का रहे हो। तो सर मेरा ये निवेदन है कि आप एक्शन लोगे तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कब एक्शन लोगे, आप युवाओं के लिए कब नियम बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो कुछ तो एक्शन लो। अभी एमपी एसआई की भर्ती आई, एमपी एसआई में आपने एग्ज़ाम ही नहीं, उससे पहले 3 बार तो नियम बदल दिए। पहले बोला आपने कि भैया इस तरीके से भर्ती होगी, इस तरीके से होगी, अब फिर बोला पहले ही पैटर्न पे होगी। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत है और आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या जो हम किसानों के लिए कर रहे हैं, जो हम राज्य की महिलाओं के लिए कर रहे हैं, जो राज्य की बहनों के लिए कर रहे हैं, जो राज्य की बेटियों के लिए कर रहे हैं, तो क्या हम युवाओं के लिए भी ऐसा न्याय करेंगे। आपसे हम न्याय चाहते हैं, और न्याय भी हम नौकरी आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि हमें नौकरी दे दो, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि आप जब भी पद निकालो तो उसमें फर्जीवाड़ों पे पूरी तरह से बैन लगाओ। अगर फर्जीवाड़े बैन हो जाएंगे तो सर नौकरी हम अपने आप ले लेंगे हमारी काबिलियत के हिसाब से। धन्यवाद। जहाँ पर भी आप हैं, आपसे जिन
जो विद्यार्थी भी मेरा वीडियो देखें उनसे यही निवेदन रहेगा कि मेरा वीडियो किसी भी तरीके से आगे पहुंचाएं ताकि सरकार तक ये वीडियो ज़रूर जाए।